इसलिए पिच की समझ बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ खेलने जा रहे हैं। प्रेम कुमार जी, ये जो अभी ओबीसी की इतनी बहस चल रही थी सुजाता जी के और सज्जन जी के बीच में, सज्जन जी ने 10-20 नाम गिना दिया और पूरे से डिटेल गिना दिया, तो मेरा मूल प्रश्न वही था कि जो जाति जनगणना का एक बहुत बड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई थी, वो इस बार बड़ा फेल हो गया। अब उसको कैसे रिवाइव कैसे करें? मोहन यादव गए उत्तर प्रदेश से प्रचार करने के लिए, कैसे विरोध करेंगे अखिलेश यादव जी? या लालू यादव जी के यहाँ कैसे विरोध होगा? यादव जी प्रचार करने आए हैं, या वो अपनी पार्टी में मोहन यादव जी अगर ये कहेंगे कि क्या ये संभव है कि आरजेडी का अध्यक्ष या आरजेडी का चीफ मिनिस्टर यादव हो सकता है कोई और इनके परिवार के सिवा? ये प्रचार में आएगी बात, कैसे लड़ाई होगी, ये मैं जानना चाहता हूँ। नीरज जी, इन चुनाव परिणामों को हिंदुत्व की जीत बतावें, मोदी की गारंटी की जीत बतावें, कॉम्बो कि जातिवाद का फेल होना बतावें, कि जातीय जनगणना का फायदा उठाना बतावें, कॉम्बो सर, क्या बताएं? कॉम्बो तो इसको क्या है, चूंकि जातीय जनगणना का सवाल कांग्रेस ने बहुत मजबूती से उठाया है, तो इसको इस रूप में बताने का प्रयास हो रहा है कि जातीय जनगणना का पिच भी हमने हड़प ली और वो पूरा मैच भी हम हड़पने जा रहे हैं, इस रूप में बताने का प्रयास हो रहा है। लेकिन ये है कि चूंकि जीत है, पार्टी संसाधनों से बड़ी है, उसका संगठन बड़ा है, इसलिए इस बात को परसेप्शन देने में उसको कामयाबी मिल भी जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती, कामयाबी मिल भी जाती है। मगर क्या वास्तव में चुनावी जीत यही है जो बताया जा रहा है? अभी चर्चा में एक बात आ रही थी कि ओबीसी की दावेदारी कब किसकी थी? अरे, ओबीसी टर्म पैदा हुआ 90 के दशक में, जब मंडल आयोग लागू हुआ। नहीं, उससे पहले ओबीसी टर्म कहाँ हुआ करता था। और सीधे बैकवर्ड कास्ट जरूर चर्चा में आता था, बीसी आता था। तो ये टर्म्स 90 के दशक के बाद की चीजें हैं। और ऐसे भी किसी भी प्रदेश में कोई पार्टी जब जीतती है, आप पूरे आंकड़े निकाल लीजिए, जब तक कि सभी समुदायों का उसको वोट नहीं मिलता है, वो जीतती नहीं है। और ये कहना कि जातिवाद नहीं चला इन चुनावों में, ये भी सही नहीं है। बिल्कुल चला, और जबरदस्त चला। उम्मीदवार चयन करने से लेकर के वोटों के को साधने तक की नीति रणनीति हर जगह जातिवाद चला है। और जो फैसले लिए गए हैं, जैसे मान लीजिए राजस्थान में ही जाट और गुर्जर को जिस तरीके से एकदम से दरकिनार किया गया है, तो इसी उसमें भी दिखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट्स ब्राह्मण के मिले, प्रतिशत रूप में बीजेपी को उन्होंने ब्राह्मण से चुना। जिस इलाके से मिले या आदिवासी वोटर्स ने बीजेपी के लिए काम किया, उन्होंने उसको चुना। लेकिन कई जातियां दरकिनार भी हुई और वो फील कर रही हैं। तो ये सारी चीजें हैं, मगर ऐसा नहीं है कि इसमें जातीय जनगणना का मुद्दा खत्म हो गया है। मुद्दा और मजबूत हुआ है। जातीय जनगणना की मांग और बढ़ेगी, क्योंकि जातीय जनगणना जातिवाद नहीं है। जातीय जनगणना एक आईना है जिसको सामने रखने की जरूरत है देश के सामने, कि किसकी क्या स्थिति है। और ये पढ़ाई के ख्याल से, अध्ययन के ख्याल से, हिस्सेदारी के ख्याल से, हर हिसाब से अब ये आज की जरूरत बन गई है। इसलिए राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा और इसको इन जीतों से और प्रतीकात्मक तरीकों से इस मुद्दे को खारिज नहीं किया जा सकेगा। जी शिवम जी, प्रेम जी की बात का जवाब दीजिए, और सुजाता जी ने जो उससे पहले कहा उसका। देखिए, दो तरह की राजनीति है। एक तो ये है कि पिछड़ों के नाम पर सिर्फ आप राजनीति करते रहें, और दूसरा कि आप उनके नाम पर उद्धार करें, और मुझे लगता है सबको रिप्रेजेंटेशन दें। इन्होंने कहा कि 90 के दशक में तो ये ओबीसी का तो जन्म ही हुआ, मतलब पिछड़ा जरूर कहते थे, ओबीसी तो नाम ही नहीं था। लेकिन कमाल की बात यह है कि 2017 तक आप इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिला पाए। हमने ही इसको 123वां संशोधन करके इसको जो है एनसीबीसी में जाके वो किया, इसको संवैधानिक दर्जा दिया, आप तो नहीं दिला पाए। ओबीसी करते रहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेशन मत दीजिए। ये जो ओबीसी की बात हो गई। और अब मुझे लगता है कि मैं इस पर ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो आज चाहे 27 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ओबीसी हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री, चाहे देश के राष्ट्रपति, चाहे देश के उपराष्ट्रपति, चाहे राष्ट्रपति हमारी जो है आदिवासी समाज से आते हो, मैं ऐसा मानता हूं कि किसी भी
किसी भी कास्ट को रिप्रेजेंटेशन और हर कास्ट को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आप उसके ऊपर कब तक राजनीति करके अपने परिवार चलाते रहेंगे, एक बात। दूसरा, अब यहां पर विषय एक और भी है। आप तमाम तरह की बातें कर सकते हैं कि हम जातीय जनगणना की मांग करना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको सरकार से गए हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं प्रेम जी। अब से 10 साल पहले बस आप थोड़े ही छोटे थे, तब कांग्रेस से लेकर बैठ गई थी, नहीं होने दिया था इसको। सारी चीजें सामने थी, डेटा सामने था, सब कुछ था। XYZ रीजन बताकर, रिसोर्सेज बनाकर 5,000 करोड़ रुपया खर्च करके देश का, और वो डेटा आउट आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया बताते रहिए। अब आप 10 साल बाद, आप क्योंकि सत्ता में आने के हालात में है नहीं, आपको कोई एजेंडा मिल नहीं रहा, आप हर मोर्चे पर फेल हैं, आपके जो लीडर है वो बिल्कुल फ्लॉप है, हालत बेहद खराब है, जनता आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने जातीय जनगणना का एक विषय ले आए आप, क्योंकि ये कन्वीनियंस है। आपको पता है आप सत्ता में नहीं है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी ये बातें इस तरह की होती नहीं है। और ये बात भी बिल्कुल सच है। कौन नहीं जानता कि राजीव गांधी जी ने सबसे पहले इसका विरोध किया था और कहा था कि 21वीं सदी की भारत में ये कम से कम जाति पर तो नहीं बात होनी चाहिए। आप सारे स्टैंड चेंज करके अपने आप को यहां बताते रहिए हम ओबीसी के हितकारी हैं या फिर हम पिछड़ों के हित में हैं। वो जानते हैं जो आदमी जिस व्यक्ति को या जिस कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देता है, उनको क्लियर कट पता है, और इसका कहीं ना कहीं समवे और दी अदर आपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से राज्यों के चुनाव में असर भी देखा होगा। और अंत में मैं एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। देश को तोड़ने वाले, देश के समाज में विभाजन पैदा करने वाले, लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाने वाले, जातियों के नाम पर अपनी दुकानें और पार्टी चलाने वाले इस देश के लिए कभी ना बेहतर साबित हुए। उन्होंने समाजवाद के नाम पर एजेंडा जरूर चलाया, लेकिन मुझे कोई एक एग्जाम्पल ऐसा बता दीजिए जो समाजवाद से निकला हो और उसने समाजवाद के लिए काम किया हो। जी नहीं, मुझे याद है, मैंने पढ़ा ऐसा, नेहरू जी भी जातीय जनगणना के लिए सहमत नहीं थे। अब वो समय की बलिहारी है कि आजकल सब हो रहा है, नहीं थे। हाँ, संविधान सभा में भी इस बात पर बहस हुई थी जब डेटा प्रेजेंटेशन की बात आई थी। असहमति मुस्कुरा रही थी। बताइए, आपका म्यूट है मैम, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। जी, ये कह रहे थे कि सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इनके कुछ तो राज्यसभा सांसद थे ही ना जो माइनॉरिटी से आते थे, तो सबका तो हुआ ही नहीं। तो आप अगर सबकी बात कर रहे हैं तो उनको भी इंक्लूड कर लीजिए। लेकिन मैं अभी एक पैनलिस्ट जो बता रहे थे ना, उनको याद करा दूं कि 23 जून 1977 को जनसंघ डिसॉल्व हो गई थी और भाजपा बनी थी कब? 3 साल के बाद। तो दोनों को आप मिक्सअप नहीं कर सकते, और कांग्रेस का कंपैरिजन गलत है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के अलग अलग कैसा तर्क है, बीच में बोलेंगे, इन्हें कोई रोकेगा नहीं, इन्हें तो कोई रोकेगा नहीं। शिवम जी प्लीज प्लीज प्लीज, अरे नीरज जी कमाल बात है। शिवम जी एक बात तो सुनो भाई, आज जो है ना सुजाता जी के टारगेट में सज्जन जी आ गए हैं। अभी आप क्यों जवाब दे रहे हो? सज्जन जी खुद निपटेंगे ना, आप शांत रहो। सुजाता जी प्लीज कंप्लीट करें। जी, तो मैं पहली बात तो ये कह दूं। दूसरी बात ये कि आज के जमाने में अगर देख लीजिए तो अशोक गहलोत जी हो, भूपेश बघेल जी हो, सीतारमैया जी हो, ये कौन से समाज से आते हैं? हमारे जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो कहां से आते हैं? तो बड़ी बड़ी बातें कह देना और दिखाने के लिए, बनाने के लिए कोशिश करना कर लीजिए, मगर काम नहीं करेगा। सज्जन जी जवाब दीजिए, निशाने पे नहीं 1.5 मिनट ज्यादा नहीं। हाँ बताइए। देखिए, बहुत छोटी सी बात मैं बता दूं सुजाता जी को कि 1969 में जो पावरफुल लीडर्स थे, निजालिंगप्पा जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, एस निजालिंगप्पा कर्नाटका से आते थे, उनके साथ कामराज जी थे, अतुल्य घोष थे, उसके बाद आपके ये आंध्र से ये नीलम संजीवा रेड्डी जी थे। तमाम जो पुराने ये जो लीडर थे, इन सब ने मिलके उनको इंदिरा जी को पार्टी से निकाल दिया था। वो प्रधानमंत्री थी। फिर हुई कि अब क्या हो, तो कांग्रेस में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि भाई हमारी कांग्रेस जो है वो अलग कांग्रेस है, ये लोग नहीं है, और वो इंडिकेट और सिंडिकेट हुआ। उसके बाद सीपीएम का सपोर्ट लेके, सीपीआई का सपोर्ट लेके इंदिरा गांधी जी 1971 तक चलाई। वो कांग्रेस, वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो नहीं थी, वो एक दूसरा हिस्सा थी। उसके बाद दूसरी कांग्रेस वो थी जो ओरिजिनल कांग्रेस थी। तो कांग्रेस आप क्या कर रही हैं? अगर आप कसौटी रखिए तो बीजेपी और जनसंघ के लिए जो कसौटी अगर आप नहीं मानती हैं, तो फिर अपनी पार्टी जो कांग्रेस है आज की, इसको भी 1885 वाली आप अपना तर्क देते रहिए, लेकिन हमारा कंटिन्यूएशन नहीं बिल्कुल आप मानने के लिए बात नहीं है। कामराज वाला था, ओरिजिनल कामराज जी वाला माना जा रहा था उस समय, क्योंकि प्लीज अभी एकदम समय हो गया। सज्जन जी की बात मानने के लिए सुजाता जी बाध्य नहीं है, और सज्जन जी बिल्कुल जवाब देने के लिए बाध्य हैं। अभी समय एकदम समाप्त हो रहा है, तो मैं एक राय अक्कू जी
इंस्टेंट कॉफ़ी पॉलिटिक्स बहुत सारी दल करते हैं, मैं किसी दल का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक थ्रेड में पिरोना ज़रूरी है। वो मिसिंग लिंक अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं ना, तो ये दिक्कतें आती, जो अभी ये चर्चा चल रही ना कि मैं कब से ओबीसी के साथ में हूँ, कब से नहीं हूँ, सारे पार्टियों का पिछले 30-40 सालों का इतिहास देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरह की थ्रेड बना के चल रहा है। मैं बार बार अपने शोज़ में यही बात पूछता हूँ कि उस थ्रेड को पकड़ने की कोशिश करिए ना। जब मैंने ये उदाहरण दिया था कि आप तिलक लगा के बैटिंग करने जाएंगे तो जो भभूति लगा के 11 खिलाड़ी खड़े हैं उसे जीत नहीं पाएंगे, ये समझने वाली चीज़ है। अक्को जी, लास्ट कमेंट आपका है सर, समय कम है। देखिए, इंस्टेंट कॉफी जो है वो हर जगह नहीं चलती है, एक जगह चल जाती है, एक बार चल जाती है। इंस्टेंट कॉफी हमेशा नहीं पी जा सकती। आपको जिसको रसम अच्छा लगता है उसके रसम के साथ में कॉफी थोड़ी चल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ यूपी में, बिहार में, राजस्थान में इंस्टेंट कॉफी नहीं चलेगी। तो हर रीजन में अपने अपनी कुछ अच्छाइयां होती, वो होती। राजनीति में भी उसी तरीके से होता है। आप कैसे बढ़िया बुके तैयार करते हो ये उस पर निर्भर करता है। फिलहाल तो बुके तैयार करने में नरेंद्र मोदी और उनके साथी जो हैं वो आगे हैं और सबको मानना चाहिए। बाकी तो आगे तो अल्लाह भी जाने, अभी देखिए आगे। यस, अभी तो सर अभी ये सब चुनाव ना हो गए, अब आगे हम लोग 24 पे ऐसी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे जहां पे सब इतिहास भूगोल की जानकारियां हमें मिलेंगी सारे लोगों से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा और हम लोग दिलचस्प चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच।